गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में सार्थक अंक तथा कोटिमान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा क्या होती है। किसी मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा, देखो यथार्थता की सीमा क्या होती है कि प्रत्येक मापक यंत्र एक सीमा तक ही यथार्थ माप कर सकता है। प्रत्येक मापक यंत्र एक सीमा तक ही यथार्थ माप कर सकता है। इसे उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे जाके कि प्रत्येक मापक यंत्र एक सीमा तक ही यथार्थ माप कर सकता है। इसे उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा है। एक चीज और, जो प्रत्येक मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा होती है या यथार्थता होती है, वो उसके अल्पत मान के बराबर है। ठीक है, तो किसी मापक यंत्र की यथार्थता होती है उसके अल्पत मान के बराबर है। तो समझ में आया कि यथार्थता की सीमा क्या होती है कि प्रत्येक मापक यंत्र एक निश्चित सीमा तक ही यथार्थ हो सकता है। इसे उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। तो जो प्रत्येक मापक यंत्र की यथार्थता होती है उस मापक यंत्र के अल्पत मान के बराबर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सार्थक अंक जानेंगे कि सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक, तो देखो सार्थक अंक क्या होता है कि उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी निश्चित राशि के मान को व्यक्त किया जाता है। उन अंकों की संख्या को जिसके द्वारा किसी राशि के निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सार्थक अंक है। ठीक है, क्या बताएंगे जाके कि उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा राशि के निश्चित रूप से व्यक्त कर सकते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। एक चीज और, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी राशि की माप में वे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या बताएंगे जाके, किसी राशि की माप में वे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जिस राशि के माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसकी प्रतिशत त्रुटि जो होगी वो उतनी ही क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो सार्थक अंक समझ में आया होगा कि किसी राशि के माप में वे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किसी राशि के सार्थक अंक ज्ञात करना, किसी संख्या के सार्थक अंकों को ज्ञात करना, किसी संख्या के सार्थक अंकों को ज्ञात करना, किसी संख्या के सार्थक अंकों को ज्ञात करना। किस तरीके से हम सार्थक अंक ज्ञात करें, इसके कुछ नियम है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग सार्थक अंक ज्ञात करेंगे। देखो क्या होता है, पहला जो पॉइंट होता है सार्थक अंक के नियम ज्ञात करने का, तो वो होता है कि किसी संख्या में, पहला जो पॉइंट है, किसी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या क्या, किसी संख्या में सार्थक अंकों को किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बताएंगे जाके कि दशमलव बिंदु की स्थिति का, जो दशमलव बिंदु होता है उस दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लो
दिया गया है 1.59 दिया गया है। अगर ये दशमलव बिंदु लगा है, ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो क्या बताएंगे 1 2 3। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? सार्थक अंकों की जो संख्या है वो कितनी है? 3। इस दशमलव से कोई फर्क पड़ा? कुछ प्रभाव नहीं। ये अन्य दशमलव अगर हम यहाँ पे लगा दें या इसको ऐसे लिख देंगे 15.9, तब भी क्या होंगे सार्थक अंक? 1 2 3। इस दशमलव बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सार्थक अंक। पहला पॉइंट तो नियम का ये हो गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि यदि किसी संख्या में कोई भी शून्य अंक नहीं, यदि किसी संख्या में कोई भी शून्य अंक नहीं है, तब सभी जो अशून्य अंक होंगे वो सभी क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। अगर कोई संख्या है उसमें कोई शून्य अंक नहीं, मतलब शून्य नहीं है, तो उसमें जितने भी अशून्य अंक हैं वो सभी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। जैसे मान लो दिया गया है 2.31। अब इसमें कोई शून्य अंक तो है नहीं, है क्या? 2.314 मान लो, इसमें कोई शून्य अंक नहीं है, तो क्या करेंगे? सार्थक अंक कितने होंगे? 1 2 3 4। तो जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4। सभी अशून्य अंक क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे, ठीक है। ये दूसरा नियम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट क्या होता है कि दो अशून्य अंकों के बीच समस्त शून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अगर दो अशून्य अंक उनके बीच जितने भी शून्य आएंगे वो सभी सार्थक अंक में गिने जाते हैं। जैसे दिया गया है 700.706। अब ये अशून्य अंक है, इनके बीच में शून्य आए, जैसे ये 7 और 6 शून्य अंक, इनके बीच एक शून्य, ये 7 और 7 इनके बीच 2 शून्य, ठीक। तो अशून्य अंकों के बीच में शून्य आए हैं, तो अगर हम इसमें सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करें कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो हमने बताया कि अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य आते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। इसमें जो सार्थक अंक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य होंगे वो सभी सार्थक अंक होंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होता है कि दशमलव बिंदु के पहले यदि कोई अशून्य अंक ना हो, दशमलव बिंदु के पहले अगर कोई अशून्य अंक ना हो, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्यों को छोड़कर संख्या में जितने अंक होते हैं वे सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए 0.003507 ये दिया गया है और इसमें बताना है कितने सार्थक अंक होंगे। तो नियम क्या बताया गया है कि दशमलव बिंदु के पहले यदि कोई अशून्य अंक ना हो, दशमलव बिंदु ये है हमारा, अब दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक है नहीं, 0 है, ठीक। तो नियम क्या था कि दशमलव बिंदु के पहले अगर कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्यों को छोड़कर, दशमलव बिंदु के बाद ये शून्य है, इनको छोड़कर जितने भी अंक होंगे वो सभी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। तो इसमें आ जाएंगे सार्थक अंक 4, ठीक है। आ गया समझ में? अगला नियम क्या होता है? पांचवा नियम। तो पांचवा रूल क्या होता है कि यदि दशमलव अंक के पहले कोई अशून्य अंक है, यदि दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक है तो दशमलव के बाद शून्य या अन्य अंक रहने पर भी सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया जाए 3.0042, ये दशमलव बिंदु के पहले क्या है? एक अशून्य अंक है। इस दशमलव बिंदु के बाद चाहे शून्य हो या अशून्य हो वो सभी क्या होते हैं? सार्थक अंक
होते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। जो सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी वो आ जाएगी 5। अगला नियम क्या होता है कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद, दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। अशून्य अंक के बाद का जो शून्य होता है वो क्या होता है? सार्थक अंक होता है। जैसे दे दिया जाए 0.4325। तो नियम क्या था कि यदि किसी संख्या में यदि दशमलव बिंदु के दाईं ओर अशून्य अंक के बाद कोई अगर शून्य है तो वो भी क्या होता है? सार्थक अंक में गिना जाता है। तो इसमें अगर हम सार्थक अंकों की ज्ञात करें क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। तो सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5। ठीक है। अगला रूल क्या होता है? सातवां रूल क्या है कि यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या का गुणा, जिसकी 10 की पावर में हो, यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या का गुणा हो तो इसका प्रभाव सार्थक अंकों की संख्या पर नहीं पड़ता। 10 की घात वाली संख्या का अगर गुणा किया जाए तो उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है। सार्थक अंक ज्ञात करने में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दे दिया जाए 5.74 × 10 की घात 5 ये दिया गया है। इस 10 की घात 5 का इस सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1 2 3। ठीक है। तो 3 सार्थक अंक हो गए। ठीक है। अगला एक और रूल होता है, लास्ट 8 पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट क्या होता है सार्थक अंक ज्ञात करने का कि सबसे अधिक सार्थक अंकों वाली माप सबसे अधिक यथार्थ होती है। जिसमें जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे संख्या उतनी ही यथार्थ होगी। ठीक है। तो याद रहेगा कि सबसे अधिक सार्थक अंकों वाली माप सबसे अधिक यथार्थ होती है। जैसे मान लिया जाए किसी छड़ की लंबाई मीटर पैमाने, वर्नियर पैमाने तथा स्क्रू गेज से क्रमशः 2.5, 2.52, 2.52 की। स्क्रू गेज से जो मापी जाती है, पहले माने थे मीटर पैमाने से जो मापी गई है राशि, मीटर पैमाने से वो है 2.5। इसके बाद वर्नियर पैमाने से मापी गई है, वर्नियर पैमाने से वो है 2.5 है। और इसके बाद स्क्रू गेज से मापी गई है, स्क्रू गेज से तो उससे आ गई है 2.520। ये मापी गई। ठीक है। सभी पैमानों से मापी गई है अलग। मीटर पैमाने से मापने पर उसकी माप 2.5 आई लंबाई, वर्नियर पैमाने से मापने में 2.52 आई और स्क्रू गेज से मापते हैं तो 2.52 आई। तो नियम क्या था कि सबसे अधिक सार्थक अंकों वाली माप सबसे अधिक क्या होती है यथार्थ। तो सबसे अधिक सार्थक अंक किसमें होंगे? स्क्रू गेज में होंगे कि नहीं? 1 2 3 4 और इसके बाद वर्नियर में 1 2 3, इसके बाद मीटर पैमाने में 1 2। ठीक। तो सबसे जो अधिक माप होगी यथार्थ वो किसकी होगी? स्क्रू गेज की। ठीक है। इस तरीके से हम सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे जाके, इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि सार्थक अंकों को किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से जुड़ा करते हैं। देखो सार्थक अंकों को जोड़ते किस प्रकार से? तो सार्थक अंकों को जोड़ने के लिए क्या होता है कि जो पहला रूल होता है जोड़ने घटाने का नियम है, सार्थक अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ या घटाना।
देखो सार्थक अंकों का जोड़ या घटाना क्या होता है, उसका पहला रूल होता है कि जोड़ने या घटाने की क्रिया में जितनी भी राशियां जोड़ी या घटाई जाएं वे सभी एक मात्रक में होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर सेंटीमीटर में पहली राशि है तो दूसरी राशि भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, अगर मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर। ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है कि यदि उन्हें 10 की घातों में व्यक्त किया जाए तो वे सभी राशियों को उसकी समान घातों में गुणित होना चाहिए। अगर पहली राशि 10 की घात 5 के रूप में है तो उसके कहने का मतलब है दूसरी राशि भी 10 की घात 5 के रूप में होगी, तभी वो जोड़ी या घटाई जा सकती है। तीसरा रूल क्या है कि पहले हम साधारण रीत से सभी राशियों को जोड़ते या घटाते हैं, फिर दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितने की जोड़ी या घटाई जाने वाली किसी राशि के दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक, मतलब दशमलव के सार्थक अंक उतने ही रखते हैं जिसमें कम से कम सार्थक अंक हो दशमलव के बाद, उतने ही सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक है। और चौथा नियम क्या होता है कि सार्थक अंकों के बाद संदिग्ध अंकों को विलुप्त करने के लिए सबसे पहले दाईं ओर वाले अंकों को विलुप्त करते हैं। आई सार्थक अंक के बाद जितने भी विलुप्त करने वाले अंक हैं तो दाईं ओर से विलुप्त करते हैं। ठीक है। यदि अंक 4 या 4 से कम है तो इसे छोड़ देते हैं। अगर अंक 5 या 5 व 9 के मध्य है तो इससे पहले अंक में क्या जोड़ देते हैं। देखो कैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, पहली संख्या है 25.5 सेंटीमीटर, 25.5 सेंटीमीटर। दूसरी संख्या है 2.134 सेंटीमीटर। ठीक है। और तीसरी संख्या है 0.4। अब इनको मान लेते हैं जोड़ना। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सभी एक मात्रक में होने चाहिए। ठीक है। फिर देखते हैं कि 10 की घात में है तो उनके बराबर घात होने चाहिए। फिर देखते हैं दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होते हैं जितने की जोड़ी या घटाई वाली संख्या में होते हैं, मतलब सबसे कम वाले। ठीक है। कैसे करेंगे तो जोड़ेंगे जाके इसको, तो ये आ जाएगा, इसमें जब कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा 4, इसमें आ जाएगा 3 3 6, 4 1 5 5 5 10 10 के लिए 0 रख देंगे और ये आ जाएगा हासिल है 5 2 7 1 8, ये आ जाएगा 2। इस तरीके से आ जाएगा। अब नियम के तहत अगर इसमें हम सार्थक अंक ज्ञात करना है तो कितने सार्थक अंक होंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ दिया हमने, अब इसमें सार्थक अंक की बात करें तो सबसे कम सार्थक अंक जिसमें होंगे, जिस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक होंगे वही उस जोड़ का जो फल प्राप्त हुआ है हमें उतने ही सार्थक अंक इसमें होंगे। ठीक है। तो सबसे कम सार्थक अंक किस संख्या में है ये देखेंगे जाके हम लोग। तो सबसे कम सार्थक अंक जो है वो 0.43 है कि नहीं। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक। तो जो योग का फल प्राप्त होगा उसमें भी हम 2 ही सार्थक अंक लेंगे। तो जो इसका एग्जैक्ट मान आ जाएगा, रियल मान, वो आ जाएगा 28.6। ठीक है। इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे। इसी प्रकार गुणा भाग में भी है, जिसमें जितने भी कम सार्थक अंक होंगे वही मान रखेंगे, गुणा करने के बाद उतने ही सार्थक अंक उसमें लेंगे। जैसे इसमें 2 सार्थक अंक थे तो हमने 2 लिए, बाकी को क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया। दाईं ओर से विलुप्त करते हैं, ये भी ध्यान रखें। ठीक है। गुणा भाग में भी इसी तरीके से होता है। कोटि मान एक चीज और देख लो बस, इसके बाद चैप्टर भी खत्म है। कोटि मान क्या होता है। कोटि मान देखो, कोटि मान क्या होता है कि जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है।
जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को उस राशि का कोटि मानते हैं। क्या बताएंगे कि जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को उस राशि का कोटि मान कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमें एक एग्जाम्पल में लिखना है कि उसका कोटि मान क्या होगा। जैसे दिया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, वो दिया है 1490000 3 लोग 5 3 3 6 जीरो, ठीक, और वो भी किलोमीटर में दिया, ये दिया गया है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। ठीक, तो अब अगर इसको हम घात के रूप में भी लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि 1.4912345678 10 की घात 8 किलोमीटर। ठीक, तो हमने इसको निकटतम घात के रूप में लिख दिया। अगर हम इसके कोटि मान की बात करें कि कोटि मान क्या होगा, तो इस पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का जो कोटि मान होगा वो 10 की घात के रूप में जो लिखा जाएगा निकटतम 10 की घात, तो वही उसका क्या होगा, कोटि मान होगा। तो कोटि मान हो जाएगा 10 की घात 8। इस तरीके से हम किसी भी राशि का कोटि मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे नोटबुक में और तैयार कर लेंगे। अगला जो वीडियो आएगा नेक्स्ट डे आएगा। थैंक्स।